मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, डॉक्टर प्रमोद मंजरेकर मुंबई से। डॉक्टर प्रमोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? या मैं सुन पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, ऑल योर्स। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। ओके, सो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक 315, 316, 315 के आसपास अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन हो चुके हैं। सबको गुड मॉर्निंग। सो शैल वी स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सबसे इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक है पावर ऑफ यूनिसिटी प्रोडक्ट्स। सो पावर ऑफ यूनिसिटी प्रोडक्ट्स स्पेशली फोकस ऑन लाइफस्टाइल डिजीज। अभी सभी लोग पूछेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज एग्जैक्टली होता क्या है। कि हम लोग लाइफस्टाइल बदलती जा रही है। जैसे हम लोग पहले के ज़माने में जो लाइफस्टाइल थी हमारी कि हम लोग खेल कूद करते थे, घर में जल्दी आते थे, जल्दी खाते थे, जल्दी सोते थे। लेकिन ये चीज़ अभी आस्ते आस्ते बदलती जा रही है। जैसे भी इंटरनेट आ गया है, वी आर कम्युनिकेटिंग टू होल वर्ल्ड। इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरे जग भर में हम लोग बात कर सकते हैं। कभी किसी को लंदन में बात करना है, यूएस में बात करना है तो पॉसिबल हो गया है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो हम लोग हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज करते जा रहे हैं और उसकी वजह से जो डिजीज पैदा हो रहे हैं जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सो दीज आर द डिजीजेस विच आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो इसीलिए मैं आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑन लाइफस्टाइल डिजीज और पावर ऑफ यूनिसिटी प्रोडक्ट्स। अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके यूज और माध्यम की तरफ से हम लोग हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो भी मेरे आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, जो थॉट्स है या मेरे जो विचार है, ये मेरे है। मैंने जो संशोधन से किए है, मेरे जो कुछ पेशेंट्स में दिए हुए, मैंने किसी फ्रेंड्स को दिए, रिलेटिव्स को दिए, मैंने जो यूनिसिटी प्रोडक्ट्स किसी लोगों को शेयर किया तो उसके बारे में है। तो ये मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव आप अपने लिए, अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाई यूनिसिटी प्रोडक्ट्स। पहले तो समझना है कि हम लोग को कि अपने यूनिसिटी प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। सबको मालूम है अपने प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ तो जो मार्केट में प्रोडक्ट है उससे काफ़ी हद से ऊपर है in terms of its contents, in terms of its vitamins, minerals, extra phytoconstituents, special herbs। और ये सिलेक्शन इतनी ज़बरदस्त है कि जो भी मार्केट लीडर्स है उसके सामने अगर हमारा एक हाथ प्रोडक्ट कंपैरिजन में रखा तो अपना प्रोडक्ट काफ़ी हद तक ऊपर है। तो उसमें कुछ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इतने ताकत में और इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने यूनिसिटी के अंदर है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको तो मालूम है कि ये प्रोडक्ट्स है, लेकिन हाउ टू कंट्रोल लाइफस्टाइल डिजीज और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अभी डायबिटीज है, डायबिटीज में शुगर बढ़ जाता है, फिर आस्ते आस्ते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल से हार्ट ब्लॉकेज एंड फिर घुटनों का दुखना, पूरे बदन में दुखना, लो एनर्जी, ये एक के पीछे एक आने वाले डिजीजेस है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स कौन से और कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये आप जनरल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझा भी सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जा रहा हूँ, नो मेडिकल टर्म्स में यूज करूंगा, बट जो भी मेडिकल डॉक्टर्स है ये भी आपको ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा रिसर्च, 20-22 साल का रिसर्च, बहुत सारे 1000 पेपर्स के अंदर जाने के बाद और ये कुछ पेटेंट्स पढ़ने के बाद ये मेरा तजुर्बा है कि ये पूरे इंफॉर्मेशंस मैंने गैदर किए और एक मैंने 2-3 स्लाइड्स अच्छी तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। आप वो अगर स्लाइड समझेंगे तो आपको मैकेनिज्म समझेगा, अगर मैकेनिज्म समझेगा तो आपको उसका निवारण कैसा करना है ये इजीली समझ में आ जाएगा।
ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी अभी हम लोग लेते हैं डायबिटीज, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। हर घर में एक आदमी, एक या दो आदमी तो डायबिटीज के पाए जाते हैं। अभी पहले शुगर होता है, मालूम पड़ता है कि बाबा ये मेरा शुगर है 100, 150, फिर हो जाता है 200, गोलियां बढ़ जाती है, फिर वापस शुगर बढ़ जाता है 200, 250, फिर वापस शुगर की 3-4 गोलियां बढ़ जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली आ जाती है, फिर इंसुलिन चालू हो जाता है। इंसुलिन के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती। अभी मैं इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इसके बारे में समझ में आ जाए। जैसे कि आपको बुखार आया, आप यू गॉट अ फीवर, ओके, आप लेते हो करोसिन, कैल्पॉल, जो भी एंटीपायरेटिक दवा है आप ले लेते हो, बुखार ठीक हो जाता है, बराबर। उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट में वापस आपको बुखार आ जाता है, फिर आप वापस एक कैल्पॉल लेते हो या एक क्रोसिन लेते हो, वापस बुखार ठीक हो जाता है, बट बुखार बार बार आते रहता है। तो आप क्या ट्रीट कर रहे हो? सिम्टम्स, बट उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है इन्फेक्शन। अगर आपने एंटीबायोटिक लिया या अगर आपने कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल की दवा ली तो आपका बुखार आना बंद हो जाता है। जैसे कि आपने क्रोसिन और कैल्पॉल लेने से आपका बुखार आना रुक गया क्या? नहीं, बट आपने इन्फेक्शन कंट्रोल किया तो आपको क्रोसिन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे कि हमारी शुगर बढ़ जाती है तो पहले हम लोग मेटफॉर्मिन से चालू करते हैं, फिर मेटफॉर्मिन ग्लाइकोलाइजाइड चालू करते हैं, फिर एमआरएल, फिर सीटाग्लिप्टिन, फिर टेनेलिग्लिप्टिन, फिर एम्पाग्लिफोजिन, फिर इंसुलिन। तो हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं। अभी सिम्टम्स से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, उसका रूट कॉज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड we need to understand what are the symptoms. तो अभी symptoms क्या है? tend to be overweight, वजन मोटापा ज्यादा होना। अभी ये वजन मोटापा ज्यादा कैसे हो सकता है? तो ये मोटापा आ गया, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये मोटापा आ तो गया, अभी कम कैसे हो रहा है? तो कम नहीं होता है। आप भागते हो, दौड़ते हो, वर्जिश करते हो, एक्सरसाइज करते हो, लेकिन ट्रबल इन लूजिंग वेट, तो ये साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दूसरा, भूख लगना, बार बार भूख लगना। आपको सामने पीनट्स दिखे, आपको खाने का मन किया, आपको वाटरमेलन दिखा, आपको खाने का मन किया, आपको मैंगो दिखा, आपको खाने का मन किया, जो भी कुछ चीज दिखी, यू फील लाइक ईटिंग, सो इट्स अ लार्ज एपेटाइट। दूसरा है क्रेविंग स्वीट्स आफ्टर मील्स, मीन्स हमने पूरा खाना तो खा लिया, एकदम मस्त पेट भर के खा लिया, फिर किचन में गए, कुछ तो दिखा और अपने को लगा कि अभी कुछ स्वीट खाना चाहिए, ये भी साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये कोई भी बुक्स में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत संशोधन के बाद जो मैंने फाइंड आउट किया है कि ये सिम्टम्स है। अगर इसमें से एक आध दूसरा सिम्टम्स भी आपको दिखता है तो आप प्री डायबिटिक या इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटिक हो, या उस कैटेगरी में आ रहे हो। दूसरा है ईटिंग स्वीट्स डजंट रिलीव क्रेविंग। आपने स्वीट खा लिया, फिर भी आपको एक आध घंटे के बाद वापस लगता है कुछ तो खाना चाहिए। अभी ये खाना क्यों चाहिए मालूम नहीं है, बट ब्रेन सिग्नल देते रहता है, अरे जा कुछ खा, अरे जा कुछ खा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। फीलिंग मोर टायर्ड आफ्टर आफ्टर मील्स। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं, पहले तो जमाने में कोई लोग सोते भी नहीं थे, बट इधर तो लोग जैसे भी कुछ खाया संडे में इमीडिएटली सोने को चले जाते हैं, बिकॉज यू फील टायर्ड। it is a tiredness is again a symptom of insulin resistance. दूसरा है कि frequent thirst and urge to urinate, बार बार प्यास लगना और बार बार बाथरूम जाना, ये भी एक सिम्टम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हार्मोन प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम, ये एक ओवर द पीरियड फीमेल्स में पाया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ फीमेल्स में ये सिंड्रोम पाया जाता है। अगर पीसीओएस है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकार हो, दैट इज, कोई भी उसमें दूसरा बात नहीं है। फीमेल्स हु आर हैविंग एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रीडोमिनेंस, अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन्स रहते हैं। एस्ट्रोजन से लेवल थोड़ी नीचे जाती है, मूड नीचे जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन से लेवल और मूड अच्छा हो जाता है।
अभी प्रोजेस्टेरॉन अच्छा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है तो आपका मूड नीचे होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है तो आपका डोमिनेंस मूड नीचे हो जाता है। तो सिमिलरली अगर मेल्स में आप देखेंगे तो लो टेस्टोस्टेरोन, अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गई तो उनका भी मूड डाउन हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा है, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो उनका मूड डाउन हो जाता है, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो मूड डाउन हो जाते हैं। तो ये साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नाउ देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक्ने, स्किन, और यहाँ पे गले के पास या कोनी के पास ब्लैकनेस आ जाना, ये नथिंग बट इसको बोलते हैं अकांथोसिस नाइग्रिकांस। टर्म्स बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। अकांथोसिस नाइग्रिकांस यहाँ पे ब्लैकनेस हो जाना, यहाँ पे ब्लैकनेस होना, यहाँ पे होना, थोड़ा यहाँ से होना, ये जो है ये ब्लैकनिंग और डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज द साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप छोटे बच्चों में ये ज़्यादातर पा सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए तो आप समझ लेना कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो चुका है। हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये अगले स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट मैंने एकदम सिंपल के तरीके से आपको दिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रोसेसेस है। तो पहला प्रोसेस क्या है कि शुगर मॉलिक्यूल आया, उसको इंसुलिन अटैच हो गया, उसको इंसुलिन अटैच हो गया और कुछ तो सिग्नलिंग हो गई, ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर में मैं आपको मानने को बोलता हूँ। तो ये इंसुलिन जब बाइंड हो जाता है, और ये येलो लाइट बैंड्स जो मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है वो सेल वॉल है या मसल वॉल है, ऐसे आप मान लो। इसमें टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन होता है। टायरोसिन काइनेज कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, होता है, एक केमिकल है जो बाजू में आपको एक गेट्स दिख रहे हैं ऐसे, राइट, वो गेट्स ओपन करना, उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रैप करना और अंदर छोड़ देना, ये उसका काम है। तो ये इंसुलिन बैंड जब अटैच हो जाता है ग्लूकोज को तो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो कि गेट खोल दो, ग्लूकोज ले लो, ये सब सिग्नल्स चालू हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है, सेल सर्वाइवल चालू होता है, प्रोलिफरेशन चालू हो जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर सिग्नलिंग ट्रांसलोकेट GLUT4 ट्रांसपोर्टर। अभी इसको भी आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, कंसीडर करो ये एक गेट है, ओके। उसके ऊपर जो है वो ब्लड है, बराबर, उसमें मैंने लाल लाल कलर के डॉट्स दिखा है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो जब ये गेट ओपन कैसे होता है, ऐसे ओपन होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ गए, अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बंद कर लिया, और फिर सेल के अंदर जो नीचे है वो सेल है, तो सेल के अंदर छोड़ने का प्रोसेस ऐसे होता है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। अब क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड में थे वो कम हो गए, और कहाँ गए, मसल्स में गए या सेल्स में गए। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब ब्लड में दिखाई नहीं देंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ग्लूकोज ब्लड में ही रहेंगे तो शर्करा दिखेगी, मधुमेह दिखेगा, डायबिटीज दिखेगा। अगर वो मसल में गए, अगर वो सेल में गए, अगर कुछ भी तरीके से वो मसल्स, सेल्स और अपने बॉडी में घूमते गए तो डायबिटीज दिखेगा नहीं। अभी इसमें भी जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर तो दो प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं स्टोरेज। अभी कैसे है कि और सिंपल तरीके से बोलता हूँ, जैसे कि आप सेब लाए और केले लेके आए बाहर मार्केट से, समझो 4 या 5 6 केले लेके आए, तो आप एक ही साथ 6 केले खा सकते हो क्या? नहीं, आप एक टाइम एक केला लोगे, बाकी 4 रखेंगे, एक सेब लेंगे, बाकी 4 रखेंगे। तो एक जो सेल लेंगे और एक एक सेब और एक केला खाएंगे, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ग्लूकोज का हट जाना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, उससे एटीपी और पायरुवेट तैयार होता है, और पायरुवेट का आगे लाइपोजेनेसिस से लिपिड्स होता है। तो लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में पाया जाता है तो डरने की बात नहीं है। क्यों डरने की बात नहीं है? क्योंकि लाइपोजेनेसिस इज गुड,
क्योंकि आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चालू है। कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं रहते। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। अपने प्रोडक्ट्स बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, सो मेटाबॉलिज्म अपना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से उसको पाया जाता है, इसीलिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पड़ रहा है। सिमिलरली ग्लाइकोजेनेसिस, ये थोड़ा सा डेंजर प्रोसेस है। जो स्टोरेज, जो ग्लूकोज अंदर आ गया सेल के अंदर, वो स्टोरेज फॉर्म में हो जाता है। तो ग्लाइकोजन जब बढ़ जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशंस में मैं नहीं जाता हूँ। आपको सिंपल प्रोसेस बताया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज एंट्रैप किया, ग्लूकोज छोड़ दिया, सेल के अंदर आ गया, उसके बाद वापस उसका ब्रेकडाउन और दूसरा स्टोरेज, ये प्रोसेस है। उसके बाद अगले स्लाइड में मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब समझ लो कि ये ग्लूकोज के नीचे एक बास्केट है, ऊपर पीले बॉल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। उसके बास्केट के नीचे एक चाबी जैसा मैंने एक रिसेप्टर्स निकाले हैं। तो ये रिसेप्टर्स नीचे जो गोल सेल वॉल है या मसल वॉल है या कोई भी सेल जिसके अंदर ये ग्लूकोज बॉल्स को अंदर जाना है, तो ये जब एक प्रोसेस है, जैसे कि उसको बोले की चेन से ओपन करना, जो अभी मैंने राइट साइड में दिखाया है। जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर है, जब इंसुलिन रिसेप्टर की चाबी घूम जाती है तो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो ग्लूकोज जो भी है वो सेल के अंदर चला जाता है, फिर वापस बंद हो जाता है। तो अगर ये सेल वाला, अभी आप लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में सब कुछ ग्लूकोज है, इंसुलिन का चाबी भी ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर्स भी ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है, जो उसके ऊपर का सरफेस है, वो अगर घिस गया है, तो इंसुलिन रिसेप्टर उसके ऊपर बैठेगा नहीं, तो वो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा तो अच्छी तरह से गेट नहीं ओपन होगा। जैसे कि वो चाबी है, चाबी अगर घूमेगी नहीं तो ठीक तरह से गेट ओपन नहीं होगा। अगर ये गेट इतना ओपन हो जाता है, अगर वो बहुत ही छोटा हो गया, तो जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर जाने हैं उतने जाते नहीं है। अभी ये बहुत और तरीके से, सिंपल तरीके से बताया। तो अभी अगले स्लाइड में और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझ में आया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको क्या ट्रीट करना है? आपको ट्रीट करना है एक अपना ग्लूकोज। तो उसका रूट कॉज क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किया तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली ठीक होने वाले। तो अभी इसके रीजंस कितने? सिर्फ 7। ओनली 7 रीजंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी कौन से है वो हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड मैं बार बार दिखाऊंगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। अभी ये अगले स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कौन से है। ये है डाइट रिलेटेड इंसुलिन, इसमें से 4 है डाइट रिलेटेड, 2 है, अगली स्लाइड प्लीज, एक्सरसाइज रिलेटेड, और लास्ट है स्ट्रेस। तो अभी वापस हम लोग 4 के स्लाइड्स पे जाएंगे, उसके आगे वाला, यस। इसमें 4 रीजंस है, मैं आपको बताया, 4 डाइट रिलेटेड, 2 एक्सरसाइज रिलेटेड और एक स्ट्रेस हार्मोन। 4 डाइट रिलेटेड, 2 एक्सरसाइज रिलेटेड और एक स्ट्रेस हार्मोन। ये सिर्फ 7 रीजंस की वजह से आपको डायबिटीज होता है। अगर इनको आप कंट्रोल करेंगे तो आपका डायबिटीज निकल जाएगा। अभी डायबिटीज निकल जाना या जो भी है, एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरा डायबिटीज 309 है, अभी मेरा कम होते जा रहा है, मैंने डॉक्टर मांजरेकर का सुना, ये मैंने चेंजेस किए, ये मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए, अभी मेरा शुगर कम आ रहा है, अरे ये कैसे हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवर्सल भी पॉसिबल है। बट रिवर्सल, ये मेरा कहना है, रिवर्सल भी पॉसिबल है, लेकिन ये लाइफस्टाइल आपको करनी पड़ेगी, ये लाइफस्टाइल से आपको जीना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब रिवर्सल कब मैं बोलूंगा, जब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप पास करेंगे। जैसे कि आपको 2 जिलेबी खाना है और उसके बाद 2 घंटे के बाद शुगर टेस्ट करना है। अगर वो शुगर टेस्ट नॉर्मल आया तो आप मधुमेह मुक्त हो गए, ये मेरा दावा है। अभी ये कैसे होता है ये भी आप ध्यान से सुन लेना। अभी ये 4 प्रोडक्ट्स, 4 फैक्टर्स है जो डाइट रिलेटेड है। सबसे पहला है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, दूसरा है एसिड एंड इन्फ्लेमेशन, तीसरा है एक्सेस फैट,
और चौथा है लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहले के ज़माने में हम लोग को ये मालूम भी नहीं था कि ये ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। अभी ये समझ में आ रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अभी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलेगा तो क्या, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज हैपन बिकॉज ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आज के जमाने में जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क चल रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द सेंस इट इज द मिल्क इज कमिंग फ्रॉम अ डेयरी। तो आज जो काउज है वो प्रेग्नेंट है, उनका मिल्क निकाला जा रहा है, वापस उनको दूध के लिए वापस उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं। सो देर आर ग्रोथ हार्मोन्स। आज उसके काऊ के पेट में बच्चा है फिर भी वो मिल्क दे रही है बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है। वो मिल्क बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स दे रहे हैं तो मिल्क के अंदर वो भी आने वाला है। मिल्क प्रिजर्व करने के लिए पेस्टिसाइड्स वो भी आने वाला है। अगर गाय को कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी उसमें आने वाला है। So our milk and milk related products are the most problematic in this. तो अगर मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग बंद करते, अगर मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लोग 15 दिन के लिए भी बंद करते हैं तो भी आपका शुगर नीचे आना चालू हो जाता है। अभी आप बोलेंगे इसके लिए मैं तो चाय पीने की बहुत मेरी तलब है, मुझे तो जमता ही नहीं है। तो अपनी यूनिवर्सिटी में 2 प्रोडक्ट्स है, अपने यूनिवर्सिटी में चाय भी है और कॉफ़ी भी है। और अपने यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इतने जबरदस्त है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स विदाउट डेयरी क्रीमर, विदाउट मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अगर कॉफी में आप देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे कॉफी में तो दूध है, तो वो दूध नहीं है, मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, वो डेयरी क्रीमर है, नॉन डेयरी क्रीमर है। तो अगर आप वो देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसमें एनिमल मिल्क का यूज नहीं किया है। सिमिलरली अपना जो यूनिवर्सिटी एक्टिवेट है उसके अंदर चियो का एक्सट्रैक्ट है, चियो का माचा का जो अर्क है उसका है, उसके अंदर apart from that Indian herbs which is well known for your making your respiratory system stimulant, जैसे कि है ग्लिसराइज है जेस्टिमन, दूसरा है जिंजर जैसे कि अदरक, तीसरा है आपका पाइपेरिन इसका मतलब मिरी और पेपर। देन आपके पास गार्सिनिया कंबोजिया। अभी गार्सिनिया कंबोजिया इज नथिंग बट विलायती कोकम उसको बोलते हैं मराठी में, या जो कोकम की करी है उसके अंदर उसमें 60% हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड रहता है। अभी ये 60% हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड फैट पिघलने में काम करता है। अगर आपको कोई बोले कि इतना सब कुछ है, अभी आज चियो का मार्केट में 3-3.5 हजार रुपए का है, आज जिंजर आपको लेना है, पेपर लेना है, ये सब चीज मिला के वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको डालना है। और नॉर्मल जो ग्रीन टी वगैरह मिलती है उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद अपने एक्टिवेट का है। तो एक्टिवेट अगर और कॉफी विदाउट शुगर, विदाउट स्वीटनेस, विदाउट मिल्क प्रोडक्ट्स है, तो ये अगर हम लोग सुबह में यूज करेंगे तो हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल में आ जाएगा। तो पहला मैं प्रोडक्ट का आपको बताया कि ये अगर हम लोग हमारा नॉर्मल चाय बाजू में रखेंगे और उसकी जगह पे हमारा एक्टिवेट और कॉफी यूज करेंगे तो पहला फैक्टर कंट्रोल में आ गया। अभी दूसरा पार्ट है एसिड एंड इन्फ्लेमेशन। अभी एसिड एंड इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है कि अगेन आई एम टेलिंग यू क्यों हो जाता है। सब लोग पूछेंगे ये एसिड एंड इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सबसे 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो आजकल ऑलमोस्ट 100% लोग करते हैं, इवन बच्चे भी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है 9 बजे के पहले बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते, 9 बजे के बाद ही होता है खाना, तो खाना 9 बजे के पहले होना चाहिए। दूसरा पार्ट है उसमें स्लीपिंग लेट नाइट, स्लीपिंग लेट नाइट। थैंक्स टू नेटफ्लिक्स बहुत सारे चीज़ अवेलेबल है, इंटरनेट और स्क्रीन का टाइम बढ़ गया है, टीवी सीरियल्स देखते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच इज हैपनिंग। दूसरा पार्ट है हैविंग डिनर आफ्टर 9 के अलावा स्लीपिंग लेट एट नाइट। एनिमल फूड्स तो मैंने पहले ही बोल दिया है। अभी ये सब कैसे आप पहचान सकते हो, तो उसमें एक टेस्ट होती है HSCRP, आप इंटरनेट पे डाल के देख सकते हो। तो HSCRP अगर आपका ज़्यादा आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा एसिड एंड इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज़्यादा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। अभी इसके लिए प्रोडक्ट कौन सा है, आप इमीडिएटली सोचेंगे इसके लिए प्रोडक्ट कौन सा है। तो अगर इसका एसिड एंड इन्फ्लेमेशन आपको कम करना है तो अपना प्रोडक्ट है सुपर क्लोरोफिल। ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है।
सुपर क्लोरोफिल में क्या होता है कि बी अपना जो पीएच है, जो एसिड से सीधा सीधा अल्कलाइन की तरफ जाते हैं, तो बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स गोइंग ऑन अल्कलाइन साइड। तीसरा जो फैक्टर है वो एक्सेस फैट। एक्सेस फैट इज नथिंग बट च्युइंग गम इफेक्ट। आप किचन में गए, पीनट्स खा लिए, उधर कुछ गए, बटाटा वड़ा खा लिया, वहाँ कुछ गए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, सो वी आर गॉन। सो च्युइंग गम इफेक्ट अपना चालू रहता है। तो अगर एक्सेस फैट इज नथिंग बट व्हाट आई एम सेइंग इज आपका हाइट इन इंचेस। अगर मेरा हाइट है 5.4 इंचेस, तो मैं 64 इंचेस का हूँ, तो मेरा बेली और मेरा वेस्ट जो है वो 32 का होना चाहिए, बराबर एग्जैक्टली हाफ ऑफ योर हाइट। अगर आप 65 के है तो 32.5, अगर आप 68 के है तो 34। तो ये आपके हाइट के हिसाब से आप देखते जाना। आप मांगता है तो नोट कर लेना, आपका जितना हाइट इन इंचेस उसका हाफ आपका ये होना चाहिए वेस्ट। अगर ये है तो ये आप ठीक है, नहीं तो मैं एक टिपिकल टर्म्स वापरता हूँ, थीन फैट इंडियन। तो आदमी थीन रहता है लेकिन बेली की जगह पे थोड़ा थोड़ा जरा ज्यादा फैट रहता है, तो ये थीन फैट इंडियन टिपिकल इंडियंस है, विच इज अ डेंजरस साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और चौथा लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें तो अपनी यूनिवर्सिटी के हर प्रोडक्ट्स बादशाह है। अभी आप देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा विटामिन, छोटा छोटा मिनरल जो इतर प्रोडक्ट और इतर ब्रांड्स डालते भी नहीं और सोचते भी नहीं, उतने प्रोडक्ट्स हम लोग ने हमारे यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत सोच के बहुत अच्छे डाले। जैसे कि अभी कैल्शियम अपना प्रोडक्ट है, उसके अंदर बोरॉन है, मैंगनीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ने डाले, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम भी है बट वो कैल्शियम लैक्टेट फॉर्म में है, हमें एस्कॉर्बिक एसिड है बट वो एल एस्कॉर्बेट फॉर्म में है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप देखेंगे तो विटामिन K2 और D2 कोई भी सोचता भी नहीं है बट वो डाला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में और मैं एक्सरसाइज रिलेटेड आपको बताऊंगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है चार प्रोडक्ट्स जो आप समझ गए डाइट रिलेटेड। आपको मिल्क प्रोडक्ट बंद करने हैं और 15 दिन के करके 15 दिन के लिए बंद करो, आप देखो आपका शुगर लेवल डाउन होएगा। आप दूसरा जो है वो आपका एसिड एंड इन्फ्लेमेशन, उसके लिए चाय अपना और क्लोरोफिल ये थोड़ा यूज करो। तीसरा जो है मैंने आपको बोला कि आपका एक्सेस फैट वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अभी अपने अपने सभी प्रोडक्ट्स में। अभी पांचवा जो प्रकार है वो स्टैग्नेटेड लिम्फ और लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ। अभी स्टैग्नेटेड लिम्फ एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि अपना हार्ट है, हार्ट में से आर्टरीज से अच्छा खून निकलता है, आर्टरीज से अपने ऑर्गन की तरफ जाता है, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स वो डिवाइड होता है अपने हाथ तक, वो माइक्रो 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 आर्टरीज तक पहुंच जाता है। अभी ये 100% जो ब्लड अपने हाथ से हार्ट से निकला है, छोटी छोटी कोशिकाओं से हाथ तक जाता है, उसके बाद अशुद्ध जो रक्त है वो अपने वेन से अपने वापस हार्ट में आ जाता है। अभी जो 100% गया वो 100% वापस हार्ट के पास आता नहीं है, उसमें से 10% 5% ब्लड अटका रहता है। So stuck up blood between arteries and veins which do not go to the heart is known as stagnated lymph. अभी ये stagnated lymph in the sense it is the lymph nodes जो अपने यहाँ पे पीठ में कहाँ पे because of not exercise ये stagnated lymph है। उसको क्या करना है, टैप करना है, रब करना है, जो भी चीज है वो मूवमेंट्स करेंगे तो ही ये स्टैग्नेटेड लिम्फ जाएगा। अगर ये इसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग, स्टेयरकेस गोइंग डाउन। सो ये बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज है विच यू कैन डू। दिस इज नॉट डाइट रिलेटेड बट दिस इज स्टैग्नेटेड लिम्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज आपको अगर ये नहीं समझी होगी, बहुत सारे बुक्स में नहीं है, ये मेरे अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूँ। स्टैग्नेटेड लिम्फ के लिए मेरे पास कुछ एक्सरसाइज है which you can talk later on, but at this moment lack of muscle strength. अभी lack of muscle strength means अपने पास muscles है लेकिन वो सलमान खान की माँ ऋतिक रोशन जैसे नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि समझो अगर मैं ऐसे भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मान लो कि मेरे हाथ में कुछ 1 लीटर या 2 लीटर का बॉटल है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अपना मूवमेंट्स क्या होगा, जैसे कि एक
एक वेट उठाने वाला मूवमेंट है, तो एक मन में एक विचार आता है कि नहीं मेरे को मसल को स्ट्रेंथ देना है, तो मसल कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो सिंपल ऐसे ऐसे नहीं करना। सोचो कि मैं कुछ बहुत बड़ा वजन उठा रहा हूँ, तो ये मसल को स्ट्रेंथ देता है, और मसल को स्ट्रेंथ देता है तो नेचुरली द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड गोज टू द मसल लेवल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। हर एक आदमी को स्ट्रेस है, हर एक आदमी के अनुसार स्ट्रेस बड़ा और कम है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन बहुत ही काम करता है आपका शुगर बढ़ाने को और कम करने को। नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड पे आ रहा हूँ कि बेसिक रिपेयर ऑफ करंट बॉडी सिचुएशन। अपने यूनिवर्सिटी के जो प्रोडक्ट्स है, तो ये तो डिजाइन तो परफेक्टली की है, तो अभी कौन से प्रोडक्ट्स आपको, स्पेशली फ्रॉम अ डायबिटीज एंगल में बोल रहा हूँ। अभी मैं ये डायबिटीज क्यों लिया है, क्योंकि डायबिटीज एंड डायबिटीज रिलेटेड सब कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपको अगर सोचना है कि मुझे मेरा डायबिटीज या शुगर कंट्रोल में लाना है, तो पहले फोकस करो नो एनिमल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। एक 15 दिन करके देखो, अपना एक्टिवेट या कॉफी पियो और अपना शुगर कम आता है कि नहीं नोट करो। आई एम श्योर 100% विल नोट दैट बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स मेरा वजन कम होते जा रहा है। बट इम्पोर्टेंट भी है, मिल्क लेना जरूरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना जरूरी है बिकॉज फॉर आवर मसल स्ट्रेंथ। तो मैंने नीचे डाला है इंक्रीज प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिशन के लिए लीन है, तो लीन में अपने पास वे प्रोटीन है, देयर आर सो मेनी फाइबर्स। सबसे ज्यादा फाइबर रहने वाला प्रोडक्ट अपना लीन है, इसमें 5 ग्राम फाइबर है। उसमें से 5 ग्राम में से मैं अगर आपको बोलूँ तो सोल्यूबल फाइबर जो है वो लगभग 3.5 है और 1.5 ग्राम्स इंसोल्यूबल फाइबर है। अगर सोल्यूबल और इंसोल्यूबल फाइबर में क्या होता है कि व्हेन यू हैव 3.5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर, तो ये एक म्यूसिलेजिनस और गम जैसा काम करता है। तो ये गम एक मेश तैयार करता है। तो ये इसमें से जो भी आपने पिज्जा बीजा बर्गर जो भी खाया, तो ये या म्यूसिलेजिनस मास में ट्रैप हो जाता है। बट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो बॉडी में सिस्टम्स में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एनिमल और एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में स्टॉप इसलिए करने को बोल रहा हूँ, इज ओनली बिकॉज ऑफ दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हेवी डायबिटीज। बट आपको जो अगर मसल बिल्ड करना है तो हमारे इसमें प्रोडक्ट्स है और वो है लीन। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ सुपर क्लोरोफिल। अगेन आई एम टेलिंग यू एसिड एंड इन्फ्लेमेशन। जैसे एसिड एंड इन्फ्लेमेशन बोला कि अपना बरसात के सीजन में दरवाजा जैम हो जाता है, पता है क्यों होता है? क्योंकि इट इज समथिंग लाइक स्वेलिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो वो जैम जैसे हो जाता है, फूक जाता है ना, तो वो फूगने का जो कारण है वो बरसात के रीजन से। तो सिमिलरली अगर हम लोग हमारा बॉडी पीएच अल्कलाइन पे रखेंगे तो हमारे सब गेट्स इजीली ओपन हो जाएंगे, ग्लूकोज मूवमेंट्स इजीली हो जाएगा। तो ये प्रीमियम सुपर क्लोरोफिल अपना बॉडी का फ्लूइड्स taking on a basic set. Then we have a excellent product which is known as calcium magnesium complex. Why calcium is important? Because calcium lactate is there, then magnesium citrate is there as a source of magnesium, then zinc gluconate is there as a source of zinc, calcium ascorbate is there as a source of L-ascorbic acid, then boron amino acid is there as a source of boron. Yeah, apart from this vitamin D2 and K2 ये अभी तक किसी ने डाला ही नहीं है पूरी दुनिया में। आप प्रोडक्ट्स उठा के देखो तो कैल्शियम, there are so many calcium formulation, but bioavailability और biodistribution और biodistribution point of view 100% absorb होने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम लोग 100% कैल्शियम लिया तो उसमें से 10% शायद ऑर्गन्स या सेल लेवल पे पहुंचता है, लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है which is maximum bioavailable biodistributor because it is water soluble. तीसरा जो है मेरा वो increase fiber content in diet। अपने प्रोडक्ट स्लिम और बैलेंस इज फुल ऑफ फाइबर्स, जैसे कि 7.25 ग्राम्स का अपना सैशे और दूसरा जो है वो अपना 7 ग्राम्स का सैशे। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे कि हर 7 ग्राम और 7.25 ग्राम ऑफ स्लिम का सैशे वी हैव अराउंड 4 and 4.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स। अगर 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर स्लिम में है उसमें से 3 ग्राम वाटर सोल्यूबल है और 1 ग्राम वाटर इंसोल्यूबल है। अगर 4.5 ग्राम्स में ऑलमोस्ट 3.4 ग्राम्स वाटर सोल्यूबल है और 0.5 ग्राम insoluble fibers है in balance. So these are the very important things. You just read the label claims,
थोड़ा मैं डीप जाके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक सोल्यूबल फॉर्म में क्या हो रहा है कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन है और सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें बढ़ावा मिलता है, और इंसोल्यूबल फाइबर्स में आपका गट वगैरह सब क्लीन हो जाता है. So this is very very important. A slim or balance, again controlling increasing fibers, it decreases the glucose. So these are also important. और मैंने आपको बोला है कि जैसे चाय और कॉफी, नॉर्मल चाय कॉफी बंद करना है. अगर आप विदाउट शुगर विथ मिल्क अगर 1 कप चाय लेते हो तो वो आपका 20 to 100 यूनिट्स बढ़ा सकता है शुगर. अगर ये जस्ट 1 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है. तो आपको मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ हमने 1 प्लेट पोहा खाया, तो 1 प्लेट पोहा बोलेगा तो 100 ग्राम्स. ओके, तो उसमें से पानी निकाल दो, ऑलमोस्ट बाकी का निकाल दो. बाकी क्या बचता है? राइस. तो 50 ग्राम्स इज राइस. 50 ग्राम्स ऑफ राइस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम्स ऑफ शुगर. अगर आप देखेंगे कि आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ. आपकी शुगर लेवल रहनी चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओके, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इसका थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो 100 मिलीग्राम पर 100 ml. अगर 500 मिलीग्राम पर 500 ml तो अपना शरीर में 5 लीटर ब्लड रहता है. तो 5000 milligram corresponds to 5 liter. 5000 milligram is nothing but 5 grams. A 1 teaspoonful sugar in full body is not big sugar. Okay, but आप अगर ये पोहा खाते हो तो सीधा 100 ग्राम ऐड कर दिया. 2 इडली खाएंगे तो 50 ग्राम ऐड कर लिया. तो आपको कैसे भी करके ये ग्लूकोज मसल तक पहुंचाना है, गट्स तक पहुंचाना है, आपके बॉडी को अच्छी करके स्ट्रांगली पहचाना है. बहुत अच्छी तरह से मैंने शायद समझाया होगा आपको. तो सिर्फ 1 चम्मच शुगर से हम लोग डरते हैं, विच इज नॉट राइट. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मैंने टच नहीं किया है, जस्ट 1 मिनट में टच कर रहा हूँ. अपना प्रोडक्ट है किडो. आई थिंक किडो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एट दिस मोमेंट इन द किड्स कैटेगरी. क्योंकि आज कोई भी ब्रांड उठाओ, मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेने वाला हूँ, द टॉप ब्रांड इनटू द मार्केट आप उठाओ, उसमें 43 न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे. We have total 43 nutrients compared to any leading brand which are sugar based. अगर मैं बोलूं कि हमारा प्रोडक्ट शुगर बेस नहीं है क्या, हमारा भी है, बट हमारे इसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है. अभी फर्क जो है, जो नॉर्मल सुक्रोज और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, अपना फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स मींस फ्रूट डिराइव्ड शुगर है. तो फ्रूट डिराइव्ड शुगर इज इजीली डाइजेस्टेबल, नॉट गिविंग द हार्म्स एज पर सुक्रोज. मैंने क्लियरली लिखा है 25 ग्राम पाउडर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम्स, उसमें से शुगर इज ओनली 6 ग्राम्स. तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 ग्राम का फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे मार्केट के ब्रांड में आपको वेजिटेबल के लिए अलग ब्रांड लेना पड़ता है, फ्रूट्स वाला अगर लेना है प्रोटीन पाउडर तो अलग ब्रांड. अपना वेजिटेबल और फ्रूट एक साथ है अपने प्रोडक्ट में. तो वेजिटेबल में कौन सा है और फ्रूट्स में कौन सा है, मैं आपको लिख के बताता हूँ. एप्पल 12:1, 300 मिलीग्राम. स्पिनच 12:1, 12 ग्राम का 1 ग्राम अर्क करके उसमें डाला है, 250 मिलीग्राम. आंवला 15:1, कैरेट 80:1, बनाना 80:1. अभी एप्पल, स्पिनच, आंवला, कैरेट और बनाना खाने वाला बच्चा एक टाइम में आपको मिलेगा क्या? नहीं. बट 1 चम्मच आपने दिया तो आप ये सब कुछ अपने बच्चे को दे सकते हो, विच इज वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट ABCD EFG HIJ अप टू Z vitamins, vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, minerals, folic acid, biotin, choline, inositol. इतना है. Ultimate. So next slide please. So I think I covered almost all the slides. थोड़ा 3 मिनट ज़्यादा हो गया है, but thank you so much.